हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी जनरल स्टडीज टेस्ट 2। ये डिस्कस करेंगे आज हम। एक टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीडियम में है। आप चाहे किसी स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह आपके लिए बहुत यूजफुल है। रेगुलर कोशिश यही है कि आपको करंट अफेयर के साथ पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को एक टेस्ट में कवर किया जाए और फिर आने वाले टाइम में धीरे धीरे फुल लेंथ टेस्ट करवाएंगे। एक फाउंडेशन, एक बेसिक आपका थोड़ा प्रिपरेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर फुल लेंथ टेस्ट भी लाएंगे आपके। अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको टेस्ट पीडीएफ और इसके साथ में करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ प्लस करंट अफेयर्स का ईयर बुक और उसके साथ में जो इम्पोर्टेंट पॉसिबल टॉपिक्स हैं उनके नोट्स भी आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ में ही अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। रेगुलर टेस्ट सीरीज़ देखने के लिए आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कम लोग करते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सपोर्ट रहेगा। लेट्स बिगिन। हाल ही में सुर्खियों में रहा राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत काम करता है? देखिए, ये जो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन है, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, इसको बोलते हैं एनएलएमसी। रिसेंटली अभी इसके एस्टेब्लिशमेंट को फाइनल मंजूरी दी है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। इसका करेक्ट आंसर आएगा, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है, वित्त मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। इसका काम क्या है? इसका काम है जो सीपीएसईज हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो एंटरप्राइजेज हैं, उनमें जो लैंड है या फिर कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उसका मोनेटाइजेशन करने का काम ये एनएलएमसी करेगा। ये नया डिपार्टमेंट बना भी, ये जरूर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने प्रौद्योगिकी विकास निधि की स्थापना की है? अभी सार्वजनिक या फिर प्राइवेट सेक्टर में स्पेशली जो एमएसएमई है, उसमें स्टार्टअप के माध्यम से जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर में आपने सुना होगा आत्मनिर्भर भारत, और वो भी स्पेशली डिफेंस सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से इस पे चल रहा है। डीआरडीओ का भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। प्रौद्योगिकी विकास निधि की स्थापना भी किसने की है? ये की है डीआरडीओ ने। डिफेंस सेक्टर में रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की है। बी इसका करेक्ट आंसर है। करंट अफेयर्स आपके पिछले 1 या फिर 1.5 ईयर के कवर करवाएंगे। इसमें टोटल 50+ टेस्ट होंगे। जब तक आपका एग्जाम चलेगा, जब तक टेस्ट करवाए जाएंगे। ये यहाँ पे रेगुलर आपको 25 टेस्ट क्वेश्चन ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो आप अगर जैसे यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके साथ में आपको 25 क्वेश्चन आपके यूपी से रिलेटेड होंगे। वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या करंट अफेयर्स विथ रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, या फिर आप महाराष्ट्र से हैं तो वो महाराष्ट्र रेफरेंस के, या फिर हरियाणा से हैं तो उस रेफरेंस के, आप जिस भी स्टेट से हैं, या फिर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज ही कर रहे हैं तो इसके साथ में आपको 25+ क्वेश्चन यूपीएससी से रिलेटेड मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन COP26 ग्लासगो में प्रस्तावित पंचमृत रणनीति या पंचामृत का हिस्सा नहीं है? देखिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है आपको। नहीं है पूछा है। ये प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो COP26 की मीटिंग हुई थी उसमें यूज की थी ये टर्म पंचामृत। देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 2025 तक 500 गीगावाट हो जाएगी। ये सही है। क्वेश्चन पूछ रहा है सही कौन सा नहीं है।
जो COP26 का था। भारत 2030 तक अपनी जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं उनका 70% रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। ये भी स्टेटमेंट सही है। इंडिया 2030 तक जो भी उसका अनुमानित कार्बन उत्सर्जन है उसमें 1 अरब टन की कमी करेगा। ये स्टेटमेंट गलत है। 2030 तक अपनी जो इकोनॉमी है उसमें जो कार्बन है उसको 1 टन नहीं 45% तक कम करेगा। ये पंचामृत में प्राइम मिनिस्टर ने बोला है COP26 में कि हम 2030 तक जो अनुमानित कार्बन उत्सर्जन है ये 45% तक कम करेंगे। सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। भारत 2050 तक नेट जीरो हासिल कर लेगा। देखिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। देखिए ये थोड़ा गलत हो गया, इसमें नहीं है पूछा है, तो इसमें 1 अरब टन की कमी करेगा ये सही है, और 1 अरब टन ये 45% ही होगा। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, चौथा गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। इसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी का है वो 70% नहीं है, 50% है। और जो ये गैर जीवाश्म ऊर्जा का है फॉसिल फ्यूल वाला, ये 500 गीगावाट तक, ये 25 नहीं है, ये 2030 तक का है। सो इनकरेक्ट पहला, दूसरा और चौथा इनकरेक्ट है। इसमें सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पंद्रहवीं शताब्दी के संत श्रीमंत शंकरदेव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए ये जो शंकरदेव हैं ये वैष्णव से रिलेटेड है, वैष्णव मठ से। इन्होंने जो 15वीं शताब्दी थी उसमें ये एक संत या सोशल रिफॉर्मर के रूप में इन्होंने ये सिंगर भी रहे हैं, नाटककार भी रहे हैं, पोएट भी थे ये। अभी रिसेंटली क्या है, जो आसाम गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है कि जहाँ जहाँ भी शंकरदेव जब ये आसाम से और कूच बिहार पश्चिम बंगाल की यात्रा पे थे, जहाँ जहाँ इन्होंने एक रात बिताई है वहाँ पे नाम घर बनवाए जाएंगे। नाम घर है वैष्णव मठ। वैष्णव नाम घर क्या होता है, वैष्णव मठ स्थापित किए जाएंगे जहाँ जहाँ भी ये शंकरदेव इन्होंने जब यात्रा की थी आसाम से और पश्चिम बंगाल की। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये कर्नाटक और केरल से संबंधित है, नहीं ये आसाम से संबंधित है। शंकरदेव ने एका शरणा नाम धर्मा नामक भक्ति के रूप में प्रचार किया था, ये स्टेटमेंट सही है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने एक भक्ति के रूप में प्रचार किया था, एक का शरणा नाम धर्म। इसका मतलब होता है समानता, भाईचारा, जातिगत मतभेद या रूढ़िवादी या जो सती प्रथा, ब्राह्मणवादी रिवाज या बलि प्रथाएं, इससे समाज को मुक्त करने के लिए जाति या जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं या जो रिलीजियस परंपराएं उनसे ऊपर उठ के, और इन्होंने शिक्षाएं भी दी है कई। इनके 4 घटक भी रहे हैं, वो थोड़ा आने वाले टेस्ट में करवा देंगे, आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। देखिए अभी ये रिसेंटली किया है, TD सेट बोलते हैं इसको। ये ट्रिब्यूनल बनाया है टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए। टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं और उनके जो क्लाइंट हैं, उनके जो उपभोक्ता हैं, उनके बीच में जो डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये एक नया ट्रिब्यूनल बनाया है। और इसके जो अध्यक्ष बनाया है इस ट्रिब्यूनल के, वो बनाए हैं जस्टिस DN पटेल को। देखिए जो इस तरीके के ट्रिब्यूनल बनते हैं उसका अध्यक्ष बनाया जाता है या तो चीफ जस्टिस हो किसी भी हाई कोर्ट का, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो रिटायर्ड, इस तरीके से बनाए जाते हैं जज। ये इनका रहता है क्राइटेरिया। तो अभी जो ये टेलीकॉम के लिए ट्रिब्यूनल बना है उसकी
अध्यक्ष हैं जस्टिस DN पटेल को बनाया था ये। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा सागर परिक्रमा कार्यक्रम की शुरुआत की है? देखिए, ये जो सागर परिक्रमा है ये शुरू किया है जो मिनिस्ट्री है, फिशरी मिनिस्ट्री, डेयरी एंड फिशरी मिनिस्ट्री है, मत्स्य पालन पशुपालन, उसने ये कार्यक्रम शुरू किया है। आपको पता होगा इसके मिनिस्टर कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला हैं इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं मत्स्य पालन पशुपालन के, उन्होंने ये इसका उद्घाटन किया था। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग। सागर परिक्रमा बी करेक्ट आंसर है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनुहोल और काबिनी ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? ये जो रिवर्स के नेम है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है? सहायक नदियां हैं। ये जितनी भी रिवर्स के नेम है ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर। कावेरी रिवर कहाँ है? कावेरी रिवर कर्नाटका, वेस्टर्न घाट से निकलती है कावेरी रिवर कर्नाटका में। अप्रोक्सीमेट लेंथ है इसकी 765 किलोमीटर के आसपास। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके PSC एग्जाम में, सिविल सर्विसेज में भी, IAS प्रीलिम्स में भी आता है एक क्वेश्चन। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ स्थापित होने वाला है? ई कचरा, देखिए ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क ये कहाँ पे स्थापित होने वाला है? जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मोबाइल, टीवी या रेफ्री, फ्रीज, कंप्यूटर, इससे संबंधित जो पुर्जे खराब हो जाते हैं और वो यूज करने लायक नहीं रहते हैं, उसी को ई कचरा बोलते हैं। अकेले दिल्ली की बात करें तो हर साल दिल्ली में लगभग अकेले दिल्ली में 2 लाख टन अकेले दिल्ली में ई कचरा पैदा होता है। और ये शुरू किया है दिल्ली में स्थापित होने वाला है ई कचरा पार्क। ये पहला, भारत का पहला ई कचरा पार्क होगा। जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1921 में वे आगरा और अवध के यूनाइटेड प्रोविंस के विधानसभा के लिए चुने गए थे। यूनाइटेड प्रोविंस के विधानसभा के लिए ये सही है। गोविंद वल्लभ पंत यूनाइटेड प्रोविंस के विधानसभा में चुने गए थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के चलते 1942 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। ये भी सही है। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट पे जो था उसका जो प्रस्ताव था उस पर हस्ताक्षर किए थे। भारत रत्न मिला हुआ है। गोविंद वल्लभ पंत ने 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। 1903 में इन्होंने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, अभी रिसेंटली इनकी पुण्यतिथि थी और स्टेट PSC में या UPSC IAS प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, चाहे किसी की 25वीं वर्षगांठ हो, 50वीं, 75वीं या फिर किसी फेमस फ्रीडम फाइटर की कोई पुण्यतिथि हो तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, तीनों ही सही है। इन्होंने इनके बारे में एक चीज और है, जीबी पंत ने एक आंदोलन शुरू किया था जो हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दिलवाने के लिए भी इन्होंने आंदोलन किया था। जो गांधी जी ने सॉल्ट मूवमेंट शुरू किया था, नमक आंदोलन सत्याग्रह 1930 में, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था इन्होंने और ये अरेस्ट भी हुए थे। UNEP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? UNEP का गठन 1972 को हुआ था, ये सही है। देखिए, इसके 50 साल पूरे होने वाले हैं UNEP के, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। सो इस पे क्वेश्चन
पूछा जा सकता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो केन्या के नैरोबी में है, ये भी सही है। इसके द्वारा वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी रिपोर्ट हर साल जारी किया जाता है, ये सही नहीं है। जो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी रिपोर्ट है उसको यूएनईपी रिलीज नहीं करता है। जो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी रिपोर्ट है वो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन ही उसको जारी करता है। और ये क्या है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक अमेरिकन एनजीओ है, अमेरिका का एनजीओ है, ये निकालता है। देखिए बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कई फेयर हैं, कई बाइस्ड हैं, वो रिलीज़ करते हैं और इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है ट्रेड इकोनॉमी से। अगर कहीं रैंक अच्छी नहीं है तो वहाँ कौन इन्वेस्ट करेगा? ये गलत है। 193 देश यूएनईपी के सदस्य हैं जो उसके सुझावों से लाभान्वित होते हैं, ये सही है। इसका आंसर होगा सी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, सी इनकरेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक नामक रिपोर्ट का प्रकाशन करता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये पूछा जाता है रेगुलर बेसिस पे, स्टेट पीएससी सीएसई में पूछा जाता है, सिविल सर्विसेज में भी। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ये कौन रिलीज करता है? ये आईएलओ रिलीज करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन पुरस्कार की शुरुआत की गई है? स्वदेश दर्शन योजना अलग है, स्वदेश दर्शन पुरस्कार अलग है। अभी ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके ये शुरू किया है स्वदेश दर्शन पुरस्कार, और इसमें कई कैटेगरी है। ये जो पर्यटन मंत्रालय है, टूरिज्म को प्रमोट करना ही है, वैसे तो इसका मोटिव इन्होंने ही इसकी शुरुआत की है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट फ्रीडम हाउस रिलीज करता है इसको, फ्रीडम हाउस। फ्रीडम हाउस ये भी एक अमेरिकन एनजीओ है, वो रिलीज करता है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आरसीईपी का हिस्सा नहीं है? देखिए ये जो आरसीईपी है ये क्या है? रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। इसके बारे में आप गूगल करके जरूर और पढ़िएगा, 2-4 लाइन के इसके नोट्स बना लीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन कौन से देश इसके मेंबर हैं, इनमें से कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है? बांग्लादेश आरसीईपी का हिस्सा नहीं है। इसमें कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, वियतनाम, ये इनके बीच में फ्री ट्रेड इसको लेके एक एग्रीमेंट हो रखा है, वो ही कंट्रीज हैं। हाल ही में शुरू किए गए डोनेट ए पेंशन पहल का उद्देश्य क्या है? देखिए ये अभी शुरू किया गया है डोनेट ए पेंशन पहल। ये जो केंद्रीय अभी श्रम और रोजगार मंत्री हैं, उन्होंने ये जो भी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन बनाने या उसमें पेंशन में कंट्रीब्यूट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है, डोनेट ए पेंशन। इसमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया था श्रम योगी मानधन योजना। श्रम योगी जो मानधन योजना है वो इसीलिए शुरू किया था कि जो कर्मचारी हैं उनकी पेंशन में डोनेट हो सके, उसके लिए। इसकी मदद से क्या हो सकता है कि जो आपके सपोर्ट स्टाफ है, जैसे हाउस हेल्प है, ड्राइवर है, हेल्पर है, इनका जो प्रीमियम कंट्रीब्यूशन है आप उसको डोनेट कर सकते हैं।
ए इसका करेक्ट आंसर है। आप रेगुलर अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपका कोई सा भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, आपका स्टैटिक और करंट अफेयर्स इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। कर्क रेखा के पास स्थित उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। कहाँ से पास हो रही है, कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से कंट्री से ये गुजर रही है, इक्वेटर कहाँ से पास हो रहा है, ये बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कर्क रेखा ये भारत से 8 स्टेट से पास होती है अपने इंडिया में। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उष्णकटिबंधीय प्रदेश की बात हो रही है तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मिजोरम है। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन CERN के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट कौन सा है? CERN कण भौतिकी की विश्व की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है, ये सही है। भारत 2002 से CERN का एक पर्यवेक्षक देश है। देखिए, अभी जो रशिया और यूक्रेन के बीच में ये वॉर चल रहा है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आने वाले टाइम में और भी डिटेल में आपको सारे क्वेश्चन करवाएंगे। हुआ क्या है कि रशिया को सस्पेंड कर दिया है। रशिया इसमें पर्यवेक्षक था, उसको निलंबित कर दिया है CERN से। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो भारत है, 2002 से भारत इसका एक पर्यवेक्षक देश रहा है और 2017 में एसोसिएट मेंबर था भारत इसका। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में शुरू किए गए समर्थ अभियान का उद्देश्य क्या है? समर्थ अभियान है, इसका उद्देश्य है जो MSME सेक्टर है, सूक्ष्म लघु मझले जो उद्यम है, उसमें विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए ये अभियान शुरू किया है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए MSME सेक्टर में स्पेशली महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए ये समर्थ शुरू किया गया है। इसमें 20% महिलाओं के लिए रखा जाएगा। MSME में 20% सीटें रिजर्व महिलाओं के लिए रखी जाएंगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ये विश्व आर्थिक मंच रिलीज करता है, ना कि UNDP रिलीज करता है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज नहीं करता। ये विश्व आर्थिक मंच जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो रिलीज करता है। लिंग असमानता रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज करता है UNDP। ये थोड़ा एक दूसरे का दे रखा है, सही कौन सा है? तो दोनों ही सही नहीं है। आपको ध्यान रखना है ग्लोबल जेंडर गैप और ये जेंडर असमानता है, ये कौन रिलीज करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दोनों ही सही नहीं है। खारदुंगला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में है? खारदुंगला पास है, ये माउंटेन पास है खारदुंगला, ये किस राज्य या यूटी में है?
देखिए खारदुंगला जो माउंटेन पास है ये लद्दाख में है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। TERLS किस राज्य में स्थित है, ये चर्चा में है। TERLS क्या है? TERLS का अर्थ होता है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ये आंध्र प्रदेश में है। इनमें से RBI द्वारा जारी नहीं किया जाता। इनमें से कौन सी रिपोर्ट है जो RBI रिलीज नहीं करता है? उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण ये RBI करता है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट RBI करता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण ये RBI का काम नहीं है। बैंकिंग लोकपाल योजना पर एनुअल रिपोर्ट ये भी RBI करता है। सो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कंसर्निंग मिनिस्ट्री रिलीज करती है इसको, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है NSO रूरल, मिनिस्ट्री नहीं NSO जो रूरल है वो इसको रिलीज करता है। S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। ये थ्रू आउट चर्चा में रहा है ये टॉपिक। अमेरिका के काफ़ी प्रेशर के बाद भी इंडिया ने रसिया से इसका डील की है, फाइनल कर लिया है, आ भी गई है अब तो ये। देखिए S-400 रूस द्वारा केवल भारत को, सही पूछ रहा है, भारत को दिया गया है क्योंकि भारत रूस का एक प्रमुख सैन्य भागीदार है। कह रहा है केवल भारत को दिया है, ऐसा नहीं है, रशिया ने चाइना को भी दिया है। ये इनकरेक्ट है। S-400 की में एक ही रेंज की 4 मिसाइलें हैं जिन्हें कनस्त्रों द्वारा दागा जाता है। देखिए एक ही रेंज की नहीं है इसमें मिसाइलें, इसमें डिफरेंट रेंज की मिसाइलें हैं। 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, या फिर छोटे टारगेट की बात करें तो 40 किलोमीटर। इस रेंज की डिफरेंट रेंज की इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। सो ये दोनों ही इनकरेक्ट है। रशिया ने चाइना और टर्की इनको भी बेचा है। ये डील S-400 की ना सिर्फ इंडिया के साथ ही की है, चाइना और तुर्की के साथ भी की है। भारत के स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का नाम क्या है? देखिए अभी आपने, अगर आप रेगुलर न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा, और अगर रेगुलर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो आप शुरू कर दीजिए। बिना न्यूज़पेपर के आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। आप चाहे कितनी बुक्स पढ़ लीजिए, आपको अपडेट न्यूज़पेपर से ही रह पाएंगे। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम अभी रेल मंत्री और मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड, जो रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, इन्होंने 2 ट्रेन्स में यात्रा की थी और इन 2 ट्रेन्स को फुल स्पीड में आपस में टक्कर लगने से पहले रोका गया था। एक ही लाइन पे ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी, और ये स्वचालित ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली है जो ट्रेनों के बीच टकराव को रोक देती है। इसको बोलते हैं कवच। ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। थेयम निम्नलिखित में से कहाँ का नृत्य पूजा का एक लोकप्रिय अनुष्ठान है? थेयम। देखिए थेयम क्या होता है? थेयम के 3-4 प्रकार हैं, जैसे विष्णु मूर्ति है, गुली का नयक, कुट्टी चथन है, थेयम। ये इसमें क्या होता है, इसके ज़रिए लोग ऐसा मानते हैं कि वो भगवान से जुड़ रहे हैं, उनका एक कनेक्ट होता है। इसमें जो भी कलाकार इसमें पार्टिसिपेंट करते हैं नृत्य पूजा में, उनके कॉस्ट्यूम बहुत हैवी होते हैं, मेकअप बहुत हैवी होता है, और वो उसी रूप में रहते हैं। देखा जाए तो ये क्या है, एक्चुअली
एक भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है ये, और इसको अभी रिसेंटली ये चर्चा में इसलिए था कि जो केरला का टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसने अपने यहाँ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक नया तरीका अपनाया और उसने मंदिर की लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत की है। एक वार्षिक लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत की है ताकि वहाँ का जो आर्ट कल्चर टूरिज्म है इसको प्रमोट कर सकें। ये कर्नाटक और केरला का जो स्टेट्स हैं वहाँ की ये डांस पूजा का एक लोकप्रिय अनुष्ठान है, केरल और कर्नाटक का। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।